हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सारे ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1920। इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये मूवमेंट क्यों हुए और किन किन लोगों ने इन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट क्या था। अब देखो, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था और इस वजह से उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब इस एक्सपेंडिचर को कोप अप करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए और इंडियंस, जैसे कि जो कस्टम ड्यूटीज थी वो बढ़ा दी गई और साथ में इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये सारा कुछ किया बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिचर ड्यू टू वॉर। इसके अलावा साथ में हमें देखने को मिलता है प्राइस राइज, यानी कि सारी ही चीजों का जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था इस टाइम पर और जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा हार्डशिप देखनी पड़ रही थी बिकॉज इसी टाइम पीरियड में देयर वर क्रॉप फेलियर्स, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज भी हो गई थी। तो एक तो क्रॉप फेलियर हुए, फूड शॉर्टेज हुआ, जो लोग थे उनकी अर्निंग इतनी नहीं हो पाई, साथ में टैक्सेस बढ़ गए एंड ऑल्सो हर चीज का प्राइस भी इंक्रीज हो गया था। मूविंग फॉरवर्ड, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक यानी कि ये जो महामारी थी इसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। तो देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत ही बेकार सिचुएशन हो गई थी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। और यही टाइम पीरियड था जब हमें देखने को मिलता है इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। वॉर क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया। क्योंकि टैक्सेस बढ़ रहे थे तो इकोनॉमिकली भी बर्डन बढ़ रहा था, चीजों की प्राइसेस हाई हो रही थी और साथ में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी इस टाइम पीरियड पर हो रहे थे। लोगों में फॉर्म ऑफ यूनिटी डेवलप हो रही थी, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे इन वेरियस विलेजेस, यानी कि अब वहां पर उन्हें फाइट करने के लिए सोल्जर्स की जरूरत थी तो वो लोगों को जबरदस्ती अपनी मिलिट्री में ऐड कर रहे थे, ठीक है, उनका फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे। ऑल्सो जो नेशनलिस्ट थे वो ये एक्सप्लॉयटेशन क्रिटिसाइज कर रहे थे बिकॉज दिस वाज रॉन्ग। लोगों को उनकी विल के अगेंस्ट वो लोग फोर्सफुली लेकर जा रहे थे, ठीक है। तो ये सारा ही सिनेरियो हमें देखने को मिलता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। अब इसके बाद महात्मा गांधी अराइवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट। तो महात्मा गांधी इंडिया में आए इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका और ये अपने साथ लेकर आए सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक नया मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट क्या होता है, तो प्रोटेस्ट को हिंदी में कहते हैं विद्रोह और ये हो जाता है एक तरीके से लोगों का तरीका अपना डिसअप्रूवल या अपना अनलाइकलीनेस शो करने का, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने बताया अबाउट सत्याग्रह, जिसके थ्रू आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही उसके अगेंस्ट आप वायलेंटली रिएक्ट ना करो। आप क्या करो, आप ट्रुथ और नॉन वायलेंस के साथ चलो। उनका ये मानना था कि अगर आपका कॉज सच्चा है, अगर आप किसी सच्ची चीज के लिए लड़ाई कर रहे हो तो वहां पर वायलेंस की जरूरत नहीं है। आप विदाउट वायलेंस ही नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए आपकी जो भी डिमांड्स है उन्हें फुलफिल करवा सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह और इनिशियली यहाँ आने के बाद उन्होंने लोगों के बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स को समझा और उन्होंने अलग अलग सत्याग्रह मूवमेंट भी करवाई, जैसे कि इन 1917 हमें देखने को मिला मूवमेंट इन चंपारण बिहार और यहाँ पर ये मूवमेंट हुआ था पीजेंट्स को इंस्पायर करने के लिए ताकि वो स्ट्रगल कर सके अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम जो कि इतने टाइम से चला हुआ आ रहा था, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है इन 1917 ओनली इन खेड़ा इन गुजरात। दिस मूवमेंट वाज ड्यू टू क्रॉप फेलियर हो गया था और इस वजह से ये जो लोग थे ये अपने टैक्सेस नहीं जमा कर पा रहे थे और ये चाहते थे कि इन्हें टैक्सेस में रिलैक्सेशन मिले और इसलिए लोगों ने ये मूवमेंट किया था बिकॉज जब क्रॉप फेलियर हो गया, उनका कोई रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हुआ तो वो टैक्सेस कैसे दे पाएंगे, ठीक है। एंड नंबर 3 वाज इन 1918 फॉर विच वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो ये थी फॉर द मिल वर्कर्स जो कि डिमांड करते थे कि उनको बेटर वेजेस मिले और उनकी जो कंडीशंस है वो भी इंप्रूव हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इनिशियल सत्याग्रह मूवमेंट जिसमें बिना वायलेंस यूज करे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया, ठीक। अब इसके बाद आया एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट विच वाज रॉलेट एक्ट 1990। अब ये जो एक्ट था, इस एक्ट ने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी थी। अब ये जो एक्ट था ये बहुत ही जल्दबाजी में पास किया गया था बाय ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि अलग अलग जगह जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इनके रूल के अगेंस्ट अपना रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये लोग ये एक्ट लेकर आए थे, ठीक है। अब इसको इन्होंने बहुत जल्दबाजी में पास किया क्योंकि ये चाहते थे कि ये जो सारे ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं या कहीं भी मूवमेंट्स हो रहे हैं ये जल्दी से जल्दी रुक जाए। और ये एक्ट पास हुआ था इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी? ये थी लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश इंडिया और इसमें कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे। तो जो इंडियन मेंबर्स थे वो कंप्लीटली इसके अगेंस्ट थे और उन्होंने अपना ऑपोजिशन जो था वो क्लियरली शो किया था, बट स्टिल उनके ऑपोजिशन के बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये एक्ट पास कर दिया। अब इससे हुआ क्या? इससे उनकी गवर्नमेंट को मिल गई बहुत ज्यादा पावर, यानी कि अब वो किसी को भी बिना ट्रायल के डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते थे। और इसका सीधा मतलब क्या था कि अब जो भी कोई प्रोटेस्ट करेगा, अपनी आवाज उठाएगा, ये लोग उसे सीधे पकड़ के जेलों में बंद कर देंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी को ये चीज अच्छी नहीं लगी और उन्होंने एक नेशन वाइड हड़ताल स्टार्ट कर दी ऑन 6 अप्रैल 1990। इसमें पूरे ही देश में अलग अलग जगह कहीं हड़ताल हो रही थी, कहीं स्ट्राइक्स हो रही थी। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह लोगों का डिसअप्रूवल जो था वो देखने को मिल रहा था, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ जो कि हुआ था ऑन 10 अप्रैल 1919। अब हुआ क्या था? तो इस दिन काफी सारे लोग एक जगह अमृतसर में जुलूस निकाल रहे थे, पीसफुली निकाल रहे थे, कोई वायलेंस का यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टिल पुलिस वालों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, काफी सारे लोगों की डेथ भी हो गई। इसके बाद लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया क्योंकि ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, तो उन्होंने जो बैंक्स थी, पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे स्टेशन से, इन सब जगह जाकर उन्होंने अटैक किया।
इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड इसका कंट्रोल लिया जनरल डायर ने। ठीक है, मार्शल लॉ क्या होता है, जब जो कोई सिचुएशन होती है वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है तो पुलिस की जगह आर्मी कंट्रोल ले लेती है। ठीक, तो उस टाइम पर आर्मी को कंट्रोल मिल गया, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड कंट्रोल वाज गिवन टू जनरल डायर। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट विच इज जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि बहुत लोगों को किल किया गया था इस दिन। डेट थी ऑन 13 अप्रैल और इस दिन क्या हुआ था कि काफी सारे लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग तो ऑब्वियसली अपना प्रोटेस्ट वगैरह करना चाहते थे और दूसरे यहाँ पर बैसाखी का मेला लगा था तो कुछ लोग वो अटेंड करने आए थे और काफी लोग जो दूर दूर से आए थे उन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ हैज बीन इम्पोज। ठीक है, तो जब वो लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, खुश थे, उसी टाइम पर जनरल डायर आए, उन्होंने हर तरफ से जो एंट्री और एग्जिट थे उसे बंद कर दिया एंड ही ओपन फायर। अब इस इंसिडेंट में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, अ लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड। साथ में इट क्रिएटेड अ नेशनल आउटरीच, लोगों के अंदर गुस्सा जो था वो पूरे ही नेशनल लेवल पे इस टाइम पर आ चुका था। ये इंसिडेंट एक सिंबल बन चुका था और ब्रिटिश ब्रूटैलिटी। साथ में उन लोगों ने ये क्यों किया, ताकि वो लोगों को डरा सके। वो चाहते थे कि लोगों के अंदर एक फियर आ जाए और ये जो अलग अलग मूवमेंट्स कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सारा ये बंद कर दे। ठीक, लेकिन इससे लोगों के अंदर और गुस्सा आया और इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने कई जगह अटैक किया ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, काफी जगह क्लैशेस देखने को मिले। बट फाइनली जब गांधी जी को लगा कि अब ये जो मूवमेंट है ये वॉयलेंट हो रहा है तो ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूवमेंट हो गया खत्म। ऑल्सो इस मूवमेंट के बाद गांधी जी रियलाइज वन मोर थिंग कि कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो हिंदू एंड जो मुस्लिम है वो भी यूनाइट हो जाए, वो भी साथ में इस जंग को लड़े। तो अब वो यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या करें, तो उसी टाइम पर उन्हें आइडिया मिला ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसको गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब देखो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था कि जो ऑटोमन एम्पायर था इट वॉज डिफीटेड। ठीक है, अब यहाँ के जो एम्परर थे खलीफा, ही वॉज कंसिडर्ड द हेड ऑफ इस्लामिक स्टेट। ठीक है, अब क्योंकि वो हार गए थे तो ऑब्वियसली उनकी जो भी पावर थी वो जाने वाली थी। तो अलग अलग जगह पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो इस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने स्टार्ट किया खिलाफत मूवमेंट। इसको लेड किया था अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, और ये कर क्यों रहे थे, तो ये कर रहे थे दिखाने के लिए उनका सपोर्ट टू प्रोटेक्ट द कलिफ ऑफ टर्की। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया अबाउट द खिलाफत मूवमेंट के क्यों हुआ। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर कर लिया। सबसे पहले हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट, उसके बाद हमने देखा कैसे नेशनलिज्म एमर्ज हुआ, देन वी स्टडीड अबाउट महात्मा गांधी अराइवल टू इंडिया, फिर देखे कुछ इंपॉर्टेंट इनिशियल सत्याग्रह मूवमेंट एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट और साथ में देखा अबाउट खिलाफत मूवमेंट। अब हम कर रहे हैं पार्ट 2 स्टार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये इंडिया में इतना लंबा इसीलिए सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। उनका मानना था कि अगर लोग अपना कॉपरेशन खत्म कर देंगे तो ये 1 साल के अंदर यहाँ से चले जाएंगे। तो इसीलिए इस मूवमेंट का नाम रखा गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि अब तक आपने जो कॉपरेशन दिखाया अब हम वो नहीं दिखाएंगे, हम इनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी एट नागपुर कांग्रेस सेशन इन 1920। इसके गोल क्या थे, तो इस पूरे मूवमेंट का गोल था स्वराज, यानी कि अपना राज, सेल्फ रूल थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी हम वायलेंस नहीं करेंगे और नॉन वायलेंटली हम ये अपना गोल अचीव कर लेंगे। अब इस मूवमेंट में अलग अलग फेजेस आए, तो हम हर एक एरिया का देखेंगे कि वहाँ पर इस मूवमेंट का क्या मतलब था। बिकॉज ऑल्दो ये बात हो रही थी अबाउट स्वराज, बट हर जगह लोगों की नीड्स अलग थी, रिक्वायरमेंट अलग थी, तो वो इस मूवमेंट को अलग तरीके से देख रहे थे बिकॉज वो अलग चीजें चाहते थे एज अ रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल जो टाउन एरियाज थे वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल जाना बंद कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली नॉन कॉपरेशन शो करना था, हर चीज जो ब्रिटिशर्स की थी उसे बॉयकॉट करना था, तो इन लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। काफी सारे जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी, काफी टीचर्स और प्रोफेसर्स भी थे जिन्होंने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी थी। इसके अलावा जो फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट किया और लोगों ने स्टार्ट कर दिया यूज करना खादी एंड चरखा। ठीक है, तो इस टाइम पर इंडिया में जो फॉरेन गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे उनकी वैल्यू हाफ हो गई थी, यानी कि आधी, बिकॉज लोगों ने इतना कम कर दिया था इन चीजों को यूज करना। ठीक है, इसके बाद करें अगर कंट्री साइड पे तो वहाँ पर पीजेंट मूवमेंट्स देखने को मिला इन अवध और इट वॉज लेड बाय बाबा रामचंद्र। ठीक है, अब ये जो लोग थे ये पीजेंट्स थे, तो इनके लिए ब्रिटिशर्स से ज्यादा बड़े जो इनके एनिमी थे वो कौन थे, वो थे लैंडलॉर्ड्स और उनका हाई रेंट। तो इन लोगों ने इनके अगेंस्ट अपना एग्रेशन और अपना एंगर शो किया। वहीं ट्राइबल्स जो कि आंध्र प्रदेश में थे दे डिफाइड ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज। अब ब्रिटिशर्स ने, मैंने आपको इनिशियल चैप्टर्स में पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया था और उसके बाद वहां से सारी ट्राइब्स वगैरह हटा दिए, तो कोई भी इन फॉरेस्ट का यूज नहीं कर सकता था। तो जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये जो ट्राइबल लोग थे इन्होंने क्या किया कि अब ये लॉ इन्होंने मानना बंद कर दिया। ये लोग फॉरेस्ट में गए, रिजर्व फॉरेस्ट में गए, वहां से लकड़ी लाए, वहां के रिसोर्सेज यूज किया, अपने कैटल को वहां ग्रेज कराया, तो इन्होंने इस तरह नॉन कॉपरेशन अपना शो किया एंड दे वर लेड बाय अल्लूरी सीतारमन राजू। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। तो इन लोगों को चाहिए था फ्रीडम, कैसा फ्रीडम, टू मूव आउट ऑफ टी गार्डन। अब इनको टी गार्डन से बाहर मूव करने का फ्रीडम क्यों चाहिए था, तो इट वाज बिकॉज ऑफ अ एक्ट जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। और इस एक्ट की वजह से क्या होता था कि जो भी वर्कर्स टी प्लांटेशंस में काम किया करते थे उन लोगों को वहां से बाहर जाना अलाउड नहीं था। अगर उन्हें अपने गांव जाना है, अपने घर पर जाना है, तो पहले उन्हें परमिशन लेनी होगी और ये परमिशन इन्हें बहुत ही कम मिला करती थी। तो इनके लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था कि हम ये एक्ट ना माने, हमें बाहर जाना है, हम चले जाएं यहाँ से अपनी मर्जी से। तो काफी सारे ऐसे वर्कर्स थे जो कि अपने प्लांटेशन से छोड़ के और वो अपने गांव के लिए निकल गए, बट रास्ते में ही उन्हें रोका गया है। दे वर ब्रूटली बीटन, सो दे वर इंस्पायर्ड बाय गांधी बट दे लैक्ड कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। अब ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली इनके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था और ना ही इनको प्रॉपर
पर लीडरशिप मिली थी, बिकॉज ऑफ विच दे वर कॉट एंड बीटन। ठीक, तो ये हमने देख लिया कैसे प्लांटेशन वर्कर्स ने अपना नॉन कॉपरेशन शुरू किया। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो मूवमेंट था इट एंडेड इन 1922। तो ये एंड क्यों हुआ? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। इस इंसिडेंट में कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया एंड दे किल 22 पुलिसमैन। और जब ये न्यूज गांधी जी तक पहुंची तो उन्हें लगा कि ये हो सकता है कि जो मूवमेंट है ये और ज्यादा वायलेंट हो जाए, एंड देयरफॉर ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। तो यहाँ पर ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इट स्टॉप। अब यहाँ तक हमने देख ली स्टोरी ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कैसे स्टार्ट हुआ, किस किसने सपोर्ट किया और फाइनली कैसे स्टॉप हुआ। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट था जो कि था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये मूवमेंट किया क्यों और इसका ये नाम क्यों था। तो नॉन कॉपरेशन में क्या था कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ। अब गांधी जी को लगा कि सिर्फ कॉपरेट ना करने से नहीं होगा, उनके जो एक्ट्स हैं, उनके जो अलग अलग लॉज हैं, हमें उन्हें भी डिसोबे करना पड़ेगा। और इसीलिए इस मूवमेंट का नाम रखा था सिविल डिसोबीडियंस एक्ट। मतलब हम डिसोबे तो करेंगे बट उसमें भी हम नॉन वायलेंट रहेंगे। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे इस मूवमेंट तक बात पहुंची, व्हाट वाज द वे टू दिस मूवमेंट। अब देखो दो तीन अलग अलग चीजें थी व्हिच इवेंचुअली लेड टू दिस मूवमेंट। सबसे पहले तो साइमन कमीशन, जो कि कमीशन थी व्हिच वाज सेंट टू इंडिया। इट वाज सेंट इन 1928 अंडर सर जॉन साइमन। अब इस कमीशन का काम क्या था? तो इनको इंडिया में आना था और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम देखना था और बताना था कि क्या हम इसमें बेटर कर सकते हैं, क्या हम इसमें रिफॉर्म ला सकते हैं। बट इशू क्या था कि इंडिया के ही कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के बारे में बात करने वाले थे, उसे असेस करने वाले थे, बट यहाँ पर एक भी इंडियन मेंबर था ही नहीं। तो देयरफॉर इट वाज अपोज्ड बाय ऑल द पार्टीज इन इंडिया। और जब ये कमीशन इंडिया आई तो उन्होंने स्लोगन दिया कि साइमन गो बैक, बिकॉज एक भी इंडियन मेंबर था ही नहीं इस कमीशन में। ठीक, इसके बाद 1929 में हुआ था लाहौर सेशन, जिसमें इट वाज डिक्लेयर्ड कि वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि आप हमें रिप्रेजेंटेशन दो या हमें कुछ पावर दो, हमें पूरा कंप्लीट स्वराज चाहिए। वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये कब डिक्लेयर हुआ था? ये डिक्लेयर हुआ था इन द लाहौर सेशन। और साथ में ये भी डिक्लेयर हुआ था कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा ऑन 26 जनवरी 1930। इसके बाद सॉल्ट मार्च हुआ। तो सॉल्ट मार्च हुआ क्यों, इसकी भी एक बैक स्टोरी है। तो गांधी जी ने उस टाइम के वाइसरॉय को कुछ 11 डिमांड्स लिखकर भेजी थी। इसमें कुछ डिमांड्स इंपॉर्टेंट थी, कुछ नॉर्मल थी, और इसमें से एक डिमांड थी कि आप सॉल्ट टैक्स को खत्म करो। क्योंकि गांधी जी को पता था कि जो सॉल्ट है ये एक ऐसी चीज है जो गरीब भी यूज कर रहा है, रिच भी यूज कर रहा है, और सबको ये टैक्स देना पड़ रहा है। तो अगर हम सॉल्ट टैक्स को हटाने की बात करेंगे तो यानी कि हम हर इंसान से रिलेटेड कुछ चीज मांग रहे हैं, तो इस मूवमेंट से ज्यादा लोग रिलेट करेंगे। तो जब गांधी जी ने उन्हें ये डिमांड्स भेजी तो ऑब्वियसली दे डिडंट एग्री, और इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। यानी कि जो सॉल्ट मार्च है ये मार्क करता है स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने 240 माइल्स मार्च किया था फ्रॉम साबरमती टू दांडी। और वहां पे पहुंचने के बाद इन्होंने वाटर इवेपोरेट करके सॉल्ट बनाया, उसका कोई टैक्स नहीं दिया, और यानी कि अब से जो सॉल्ट टैक्स था इट वाज अबॉलिश्ड। गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो इस तरह जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये स्टार्ट हो गया था इन 1930-31। अब इसके फीचर्स क्या थे? तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने टैक्सेस देना बंद कर दिया, उन्होंने ब्रिटिश गुड को बाइकआउट किया, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बाइकआउट किया, और साथ में जो फॉरेन क्लोथ्स थे जहां भी वो सेल हुआ करते थे लोग वहां जाके खड़े होते थे और लोगों को मना करते थे कि ये आपको नहीं खरीदने। ऑल्सो अब लोग अलग अलग जगह सॉल्ट बनाने लगे थे इलीगली, यानी कि वो टैक्स नहीं दे रहे थे, वो वाटर इवेपोरेट करते थे और सॉल्ट बना लेते थे। तो ये हुआ था विद द स्टार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसमें अपना पूरा कोशिश किया, बिकॉज दे वांटेड कि जो मूवमेंट है ये आगे ना बढ़े। दे अरेस्टेड गांधी जी। इसके अलावा जो कांग्रेस है इसको उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, और साथ में ब्रूचुअल क्रैकडाउन ऑन डेमोन्स्ट्रेशन, और जहां भी डेमोन्स्ट्रेशन होते थे वो उसे ब्रूचुअली बंद करवा दिया करते थे। ठीक है, तो ये थे ब्रिटिशर्स के रिस्पॉन्स टू दिस मूवमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, जब ये मूवमेंट और आगे बढ़ा, काफी सारे लोग जेल में जाने लगे, तो फिर फाइनली गांधी और आइवन के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ जिसे बोलते हैं गांधी आइवन पैक्ट 1931। सो इसमें क्या हुआ, गांधी जी अग्रीड कि वो अटेंड करेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी? तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी ये होती थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। ठीक, तो जो फर्स्ट वाली हुई थी वो अटेंड नहीं की थी कांग्रेस ने, बट अब गांधी जी ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है हम ये वाली अटेंड करेंगे, बट साथ में आपने जितने भी लोगों को जेल में बंद किया है आपको उन सबको छोड़ना पड़ेगा। सो दिस वाज द पैक्ट। तो सारे ही लोगों को छोड़ दिया गया था और इन्होंने अग्री कर लिया कि ये अटेंड करेंगे द कॉन्फ्रेंस। एंड फाइनली द मूवमेंट वाज टेम्परेरीली विथड्रॉन, यानी कि टेम्परेरीली ये जो मूवमेंट था ये बंद कर दिया गया था। इसके बाद गांधी जी लंदन गए टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस, लेकिन वहां पर उन्होंने जैसा सोचा था चीजें वैसी नहीं रही, उन लोगों ने इनकी डिमांड नहीं मानी। तो जब वो वापस आए ही वाज डिसइल्यूजन। ठीक है, और साथ में जब उन्होंने दोबारा मूवमेंट रीस्टार्ट करा तो अब वो पहले वाला जो मोमेंटम था, जो पहले वाला लोगों का अग्रेशन था, जो सपोर्ट था, वो देखने को नहीं मिला। इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस थे। तो अब हम ये देखते हैं कि किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कैसे किया। तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द रिच पीजेंट्स, तो ये थे पतिदास इन गुजरात एंड झांसी इन उत्तर प्रदेश। ये चाहते थे कि जो लैंड रेवेन्यू है वो कम हो जाए। तो ये ऐसा क्यों चाहते थे? बिकॉज ऑब्वियसली क्रॉप फेलियर हुआ था, जिस वजह से ये जो लैंड रेवेन्यू है ये टाइमली नहीं दे पा रहे थे। तो इनकी डिमांड थी कि ये जो रेवेन्यू है ये कम हो, बट जब ऐसा नहीं हुआ, रेवेन्यू वाज नॉट रिवाइज्ड, तो उसके बाद ये लोगों ने इस मूवमेंट से खुद को विड्रॉ कर लिया, बिकॉज इनको नहीं लगा कि ये जो मूवमेंट है ये इनके किसी भी यूज में आ रहा था। इसी तरह जो पुअर पीजेंट्स थे उनकी डिमांड थी कि जो अनपेड रेंट है दैट शुड बी वेव्ड ऑफ, यानी कि उसे खत्म कर देना चाहिए। बट कांग्रेस ने उनका ये नो रेंट कैंपेन सपोर्ट नहीं किया, तो धीरे धीरे उनका भी इंटरेस्ट इस मूवमेंट में खत्म हो गया। बात करें अबाउट बिजनेस क्लासेस, तो उन लोगों ने बॉयकॉट बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करे। दे फॉर्म्ड FICCI। तो ये क्या था? तो ये एक एसोसिएशन कह लो या एक फेडरेशन कह लो विच वाज फॉर्म्ड बाय द बिजनेस क्लासेस।
इसकी फुल फॉर्म थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये लोग सपोर्ट में थे, जितना बॉयकॉट होगा उतना जो इंडियन इंडस्ट्री है इट विल फ्लरिश, बट लेटर दे विथड्रू एज द मूवमेंट बिकम रेडिकल। लास्टली बात करें अबाउट वुमेन्स पार्टिसिपेशन, तो वुमेन ने बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, हर तरह से वो मार्च में भी पार्टिसिपेट करती थी, स्ट्राइक्स में भी करती थी, एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय गांधी। बट जो कांग्रेस थी उसमें वुमेन्स को इतना इंक्लूजन फील नहीं हुआ, ना ही उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता था। सो ऑल्दो दे वर नॉट सो मच वेलकम्ड इन कांग्रेस, बट स्टिल बिकॉज ऑफ गांधी इंस्पिरेशन लेके उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे ही मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इस मूवमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस थी, बिकॉज ऊपर तो हमने देखा कि कैसे इनिशियली जो लोग ज्वाइन कर रहे थे धीरे धीरे दे स्टार्टेड गोइंग आउट, बिकॉज उनको लगा कि उनकी जो डिमांड्स है वो मूवमेंट की रिक्वायरमेंट से कोइंसाइड नहीं कर पा रही थी या फिर फुलफिल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और लिमिट्स की बात करें ऑफ दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो दे वर द दलित्स और द डिप्रेस्ड क्लासेस। इन लोगों को अनटचेबल्स भी बोला जाता था और ये चाहते थे सोशल एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट। ठीक है, जो गांधी जी थे वो इन्हें हरिजन्स के नाम से बोलते थे और वो भी ये चाहते थे कि इनको हर जगह एक्सेस मिले, जैसे कि जो पब्लिक प्लेसेस थे जहाँ इन्हें जाने नहीं दिया जाता था, वो ये सारी चीजें खत्म करना चाहते थे। उनका मानना था कि जो ट्रू इंडिपेंडेंस है वो तभी मिलेगी जब सबके पास प्रॉपर इक्वल राइट्स हो। ठीक है, नाउ देयर वर सम इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि चाहते थे कि दलित्स को उनके अलग सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, यानी कि जब इलेक्शन हो तो जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो अलग से वोट करें और इलेक्ट करें उनका दलित रिप्रेजेंटेटिव। बट गांधी जी इस चीज के अपोज में थे। उनका कहना था कि हम जनरल इलेक्शन में ही सीट पे रिजर्वेशन दे देंगे, बट ऐसे अलग से इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं देंगे, बिकॉज इससे कभी नेशन यूनाइट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि इट विल डिवाइड द सोसाइटी। बट जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब ब्रिटिशर्स ने डॉक्टर अंबेडकर की ये वाली जो डिमांड थी वो मान गए थे। ठीक, तो इसके बाद गांधी जी वापस आए एंड ही वेंट ऑन अ फास्ट अंटिल डेथ, यानी कि वो कंप्लीटली अगेंस्ट थे ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब इसके बाद पूना पैक्ट हुआ इन 1932, जिसमें अंबेडकर और गांधी जी दोनों ये फाइनल कंक्लूजन पे आए। कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो नहीं बनेंगे, बट रिजर्व सीट रखी जाएंगी फॉर दलित्स इन जनरल इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन जनरल होगा, सभी लोग वोट करेंगे, जो जिसके लिए चाहे वो वोट कर सकता है, अलग से उनको उनका सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था पूना पैक्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनिशियली तो ये लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, अपना इन्वॉल्वमेंट भी दिखा रहे थे, बट धीरे धीरे इन्हें लगा कि दे आर बीइंग एलियनेटेड, इनको अलग कर दिया जा रहा है, इनके बारे में कोई सोच नहीं रहा। साथ में जो कांग्रेस थी वो धीरे धीरे एक प्रो हिंदू पार्टी बनती जा रही थी, सारे ही मेंबर्स मोस्टली हिंदूज थे। तो इन सारी रीजंस की वजह से जो मुस्लिम थे दे स्टार्ट फीलिंग एलियनेटेड, उन्हें थोड़ा अलग अलग जैसा फील होने लगा था। ठीक, अब इसके बाद आता है द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सो सबको एक जैसा फील कराने के लिए, सबको यूनाइटेड फील कराने के लिए, सबको एक फीलिंग देने के लिए कि हम सब एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग चीजें की गई थी। जैसे कि नेशन को एज अ इमेज देखा गया था, क्या हम अपने नेशन को, अपने देश को किस तरह से देखते हैं, उसकी एक इमेज बनाई गई थी बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और इस इमेज को बोला जाता है भारत माता। ये है इंडिया की पर्सोनिफिकेशन, यानी इंडिया को एज अ ह्यूमन हम कैसे इमेजिन करते हैं। और इसमें ये जो मदर फिगर है ये दिखाई गई है बिल्कुल काम, कंपोज, डिवाइन, जैसा कि वी थिंक ऑफ इंडिया, जैसा लोग उस टाइम पर सोचते थे कि इंडिया एकदम कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका था लोगों को एक साथ यूनाइट करने का, सबके अंदर एक फीलिंग लाने का कि व्हाट वी एग्जैक्टली वांट। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही अलग अलग सिंबल्स भी थे, जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया, सॉन्ग हो गया लाइक वंदे मातरम। इसके अलावा फोक ट्रेडिशंस और जो आइकन्स थे उनको भी प्रमोट किया गया था। इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिला रिवाइवल ऑफ फोकलोर एंड द हिस्ट्री ऑफ ग्लोरियस पास्ट। फोकलोर यानी कि पुरानी फोक स्टोरीज। ठीक है, तो इन सारी ही चीजों का धीरे धीरे विद टाइम अगेन रिवाइवल हो रहा था, ताकि जब लोग ये सुने तो उन्हें प्राउड हो ऑन देयर हिस्ट्री, ऑन देयर कंट्री। ठीक, इंडियन हिस्ट्री वॉज रीइंटरप्रेटेड टू बिल्ड नेशनल प्राइड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो हिस्ट्री वॉज ऑल्सो रीइंटरप्रेटेड, साथ में एम्फेसिस वॉज ऑन हिंदू एंड मुस्लिम कॉमन कल्चरल हेरिटेज, यानी कि दोनों का ही जो कल्चर है दैट इज कॉमन, सो दैट उनमें और यूनिटी आए। इसके अलावा इट ऑल्सो हैव डेवलप्ड अ शेयर आइडेंटिटी, एक शेयर आइडेंटिटी फील हो, बिकॉज हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, हमारी हिस्ट्री सेम है, काफी सारी स्टोरीज भी सेम है। तो ये सारा ही कुछ किया क्यों गया था? ताकि एक यूनिटी बिल्डअप हो, एक ब्रदरहुड आए, एक लोगों को अपने देश को लेकर प्राउड फील हो, उसके लिए वो कुछ करना चाहे, वो चाहे कि हाँ भाई जो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा था इन दीज मूवमेंट्स वो वापस से आए। तो ये सारी चीजें ही की गई थी। ठीक है, अब इस चैप्टर को खत्म करने से पहले एक बार जल्दी से सारे ही इंपॉर्टेंट की टर्म्स रिवाइज करेंगे। शुरू करेंगे विद सत्याग्रह। तो ये क्या था? ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं विद नॉन वायलेंस। ठीक है, स्वदेशी यानी कि प्रमोशन ऑफ इंडियन गुड्स, अपने देश के गुड्स, अपने देश चीजों को प्रमोट करना, जैसे कि खादी। एंड इसके अलावा बॉयकॉट क्या था? सो इट वाज रिफ्यूजल टू यूज ब्रिटिश प्रोडक्ट एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं, जो उनके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कंप्लीटली यूज नहीं करेंगे, उनको हम कंप्लीट बॉयकॉट करेंगे। पूर्ण स्वराज का मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या होती थी? तो ये होती थी मीटिंग बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन लीडर्स। लास्टली पूना पैक्ट, तो ये था अग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर जी ऑन द रिजर्व सीट्स इन जनरल इलेक्शन। ठीक, तो इसके साथ हमने ये पूरा ही चैप्टर कवर कर लिया। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, फ्रॉम नॉन कॉपरेशन टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंपॉर्टेंट पैक्ट देखे, एक्ट देखे, और सारा कुछ हमने अच्छे से कवर कर लिया। अगर स्टिल आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। साथ में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि लेक्चर कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।